में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मानव चाहे किसी धर्म को माने, किसी मजहब को माने, किसी पहनावे को माने, या किसी भी स्वर को माने, वो उसका स्वयं का विवेक है, वो स्वयं की इच्छा है। इसलिए आप क्या कर रहे हो, किस धर्म से हो, क्या कौन सी चीज को मान रहे हो, किस में पूजा कर रहे हो, किससे शादी कर रहे हो, किससे क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, इस पे ना जाकर मानवता पर आना चाहिए और मानव समान दृष्टि से देखना चाहिए। और सभी जो भारतीय संविधान है, B.R. अम्बेडकर जी ने जो अपने को संविधान दिया है, मौलिक अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के तहत सभी को समानता के अधिकार। जातीय धर्म वगैरह सब खत्म। जातीय धर्म एक बहुत बड़ा खतरा है, पर बहुत बड़ा ये विभेद है। मैं तो इसको मानता हूँ, ये पहले बनाई थी जातियाँ, ये किसी एक पहचान मात्र के लिए बनाई थी, लेकिन इसका ये दुरुपयोग करके इसको जाति विच्छेद अनुसूचित ये छुआछूत में डाल के इस जाति का ही नाश कर दिया। इस जाति को रखना चाहिए या खत्म कर देना? नहीं, जाति गणना तो होनी चाहिए। जाति जब तक नहीं होती है ना, जाति की जनगणना होनी चाहिए। जाति के आधार पर जब नहीं करोगे तो अब पिछड़ा वर्ग जो है ना दबा हुआ है, जाति के आधार पर ही लोगों को दबाया जा रहा है। अब किसको दबा रहे हैं? अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और सभी वर्ग और धर्म के लोगों ने इस कार्यक्रम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में भाग लिया और प्रभात फेरी का आयोजन हुआ, जिसमें भी हजारों की तादाद में युवा, नौजवान, किसान, आमजन, महिला शक्ति मौजूद रही और बाबा साहब के जीवन से हमें सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने जिस प्रकार इस देश के उन्नति, प्रगति और देश के विकास में जो बाबा साहब के संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है, उसको सदियों तक याद रखा जाएगा। बाबा साहब हमारे भारत के संविधान के शिल्पकार थे। आज उन्हीं की प्रेरणा से हमें आगे बढ़ते हुए देश की हित में एक अच्छे नागरिक के नाते अपना योगदान देना चाहिए। 134वीं जयंती, अब 135वीं जयंती आएगी, तब तक अपन को दलितों के लिए क्या उत्थान के लिए करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि बाबा साहब ने इस मानव जाति के लिए हिंदुस्तान के अंदर, जब बाबा साहब देश की आज़ादी के बाद जब हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उस समय इस देश के इतने बड़े विशाल देश को चलाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता थी, एक व्यवस्था की जरूरत थी। तो तत्कालीन जो संविधान निर्मात्री समिति थी, उसके बाबा साहब चेयरमैन थे और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन के अथक और कठिन मेहनत से भारत के संविधान का निर्माण किया। और आज जिस प्रकार बाबा साहब ने देश को संविधान दिया और हर वर्ग, जो पिछड़े और दलित और जो हर तरफ शोषित, जो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से इस शोषित वर्ग को बाबा साहब ने ऊपर उठने के लिए जो संविधान हमें दिया है, संविधान की व्यवस्था की बदौलत आज हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। और विशेषकर मैं कहूँगा कि वर्तमान जो देश के अंदर स्थिति है, उसके हिसाब से विशेषकर जो पिछड़े और जो शोषित वर्ग है, उनको बाबा साहब के संविधान की ताकत की बदौलत ही संविधान को जो छेड़ने वाली जो ताकतें हैं, उनका संविधान के माध्यम से ही विरोध करना चाहिए। और बाबा साहब ने जो शिक्षा के लिए जो 3 मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उनको अपने जीवन में कंठस्थ करें तो निश्चित तौर से अपन आगे बढ़ेंगे और बाबा साहब को अपने जीवन में प्रेरणास्रोत मानते हुए देश का भला कर सकें। लोगों का ये मानना है कि बाबा साहब ने केवल SC/ST वालों के लिए ही काम किया है। इसको लेकर आपका क्या विचार है? बाबा साहब को एक वर्ग से जोड़ना कहीं सार्थक नहीं है। बाबा साहब का जो संविधान था वो महज दस्तावेज नहीं था, क्योंकि वो ऐसा
एक ग्रंथ है, ऐसी एक बाबा साहब द्वारा निर्मित जो संविधान है, जिसका वर्ल्ड के अंदर कोई तोड़ नहीं है। भारत का जो संविधान है वो लचीला है, रचनात्मक है। उसके संविधान की बदौलत अ, अपन आज वर्तमान में, मेरा कहने का मतलब, देश के जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं ना कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। तो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, उस की ताकत की वजह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। जी। तो ये संविधान की ताकत है और ये बाबा साहब ने ताकत हर वर्ग, हर व्यक्ति को दी है। लास्ट सवाल, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा है और मैं भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति के जो सदस्य है और जो काम करने वाली टीम है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित तौर से हम आगे बढ़ेंगे और बाबा साहब ने जो हमें आगे बढ़ने के लिए संविधान के माध्यम से जो शक्तियाँ दी है, जो रास्ता बताया है, उस पे चलते हुए अपन समाज का, देश का और हर वर्ग का भला करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति को धन्यवाद। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम शानदार रहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 134वीं आपको जयंती आई कांटेक्ट अम्बेडकर सेवा समिति धोरेमना द्वारा हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाई गई, जिसके अंदर पूरे शहर में हजारों की संख्या में रैली के रूप में व्यापारियों ने, ओबीसी, एससी, एसटी समस्त वर्ग ने, छात्रों ने एवं उसके साथ कर्मचारियों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, बच्चियों ने, सभी ने भाग लेकर रैली को सफल बनाया। कम से कम हजारों की संख्या में लोग पूरे बाजार में झंडियाँ लेकर साथ रैली के रूप में चले। अनुशासित तौर पर पूरे बाजार में होकर यहाँ पर अम्बेडकर भवन में आकर रैली को समापन किया गया और उसके बाद अपने विचार रखे गए, अपने भाईचारा भी उसमें देखा गया और जगह जगह पर रैली के ऊपर फूल बरसाए गए। व्यापारियों द्वारा भी जगह जगह दुकानों पर उनके फूल, रैली पर जो उनकी अगुवाई कर रहे थे उन पर फूल बरसाए गए। रैली में चलने वाले लोगों पर भी फूल बरसाए गए। इस तरह से माहौल इस तरह से देखा जा रहा था कि सभी में अम्बेडकर जयंती के प्रति कोताउल और प्रेम था। कि रैलियां करनी संदेश क्या है, मतलब करना रैली करने आवश्यकता क्यों पड़ रही है आजकल? बी आर अम्बेडकर जी का व्यक्तित्व जो था, उनकी जो भावनाएं थी वो मानवता रूपी थी। मानव हर का वर्ग जो चाहे किसी जाति विशेष से न होकर के मानव जाति ऊपर उठे, गरीब जो तबका दबा हुआ है वो ऊपर उठकर अपनी मुख्य धारा से जुड़े, ऐसे उनके विचारक थे। इस विचार से ये रैलियां इसलिए निकाली जाती हैं कि अभी भी भारत देश के अंदर जाति वर्ग विशेष के लोग आपस में छुआछूत जैसी बीमारी अभी भी यहाँ है और एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच का भाव भी रखते हैं। इस वजह से गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये रैलियाँ, बैनर, सभाएं आदि की जाती है। इससे लोगों में जागरूकता आए, अवेयरनेस आए और इस वजह से यहाँ पर रैली भी की। महापुरुषों की हमेशा रैलियाँ इसलिए की जाती है, उनके चरित्र से, उनके दर्शन से या उनके व्यक्तित्व से कुछ न कुछ आने वाली पीढ़ी को मिले। इस वजह से रैलियाँ और इनके जन्म दिवस मनाए जाते हैं। 134वीं जन्म जयंती है, अम्बेडकर से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? 135वीं जन्म जयंती तक हमें संकल्प बंद रहे यही काम कर लेना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, मानवतावादी विचारधारा के और बहुत प्रबुद्ध प्रखर वक्ता थे। इंसानियत की उनके अंदर बहुत कूट कूट कर मिसाल भरी हुई थी। तो आने वाले समय में जो अभी 135वीं जयंती जब मना रहे हैं, इसमें विशेषकर दलित, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये अभी भी ये कौम है
भारत के एक 75 साल आज़ाद होने के बाद भी ये कौम दबी हुई है, शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिकता की दृष्टि से, सामाजिकता की दृष्टि से, व्यवहारिकता की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, सभी मामलों में ये जो वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है, इस वर्ग को विशेषकर शिक्षा से जोड़कर और आर्थिकता से जोड़कर, विचारों से जोड़कर, राजनीतिक से जोड़कर आगे लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और आने वाले जो 135वीं जयंती में ये मिसाल जाए कि कुछ अम्बेडकर जी का के मार्ग पर चिन्हों पर चलकर इन जातियों में बदलाव लाने की हम कोशिश करेंगे और बदलाव लाने की हम प्रेरणा लेते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि गरीब का गरीब होता जा रहा है और अमीर का अमीर होता जा रहा है, ऐसा क्यों? ये बात सही है, ये बात सही है, मैं इसको मानता हूँ, अंगीकार भी करता हूँ। मानता क्यों हूँ कि जो देश के अंदर देश को चला रहे हैं, देश की राजनीति जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका जिस तरह से भेदभाव कर रही है, वो ये खाई डाल रही है। अमीर को अमीर बना रही है, ज़्यादा अमीर, और गरीब को कुचल रही है। एक सिर्फ 5 किलो अनाज देकर ही देख लीजिए तो कम से कम भारत की 80% जनता गरीबी से नीचे है। आप इससे क्या देख रहे हो? 80% लोग 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़े हैं, तो देश के क्या हाल है? ये तो स्वतः ही दिख रहा है कितना विकास किया है, कितना ये क्या कर रहे हैं। जो करना चाहिए था वो तो ये सरकारें कर नहीं रही है। सिर्फ धर्मवाद, हिंदूवाद और जातिवाद की राजनीति करके, वैमनस्य फैला करके, अपना वोट बैंक इकट्ठा करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। करना ये चाहिए, बेरोजगारी, भुखमरी, स्वास्थ्य, सबसे पहले शिक्षा, इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके ये तो बहुत बड़े कुंभ मेले लगा रही है, बहुत बड़े आयोजन कर रही है जी। विश्व हिंदू परिषद कुछ और आयोजन कर रही है जी। हिंदू और मुसलमानों के बीच में फ्रैक्शन पैदा कर रही है जी। इस तरह से ये कार्यक्रम करके सरकारें बहुत बड़े वर्ग के साथ, मानवता वर्ग के साथ बहुत कुठाराघात करके भेद विभेद डाल रही है। ऐसा क्यों है कि धर्म के अनुसार करे तो ठीक रहे या फिर उनके अनुसार करे ठीक रहे? मेरा मानना है, मेरा क्या, मैं सभी व्यक्तियों का मानता, मेरी आंतरिक भावना कह रही है कि मानव में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मानव चाहे किसी धर्म को माने, किसी मजहब को माने, किसी पहनावे को माने या किसी भी स्वर को माने, वो उसका स्वयं का विवेक है, वो स्वयं की इच्छा है। इसलिए आप क्या कर रहे हो, किस धर्म से हो, क्या कौन सी चीज को मान रहे हो, किस में पूजा कर रहे हो, किससे शादी कर रहे हो, किससे क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, इस पे ना जाकर मानवता पर आना चाहिए और मानव समान दृष्टि से देखना चाहिए। और सभी जो भारतीय संविधान है, B.R. अम्बेडकर जी ने जो अपने को संविधान दिया है, मौलिक अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के तहत सभी को समानता के अधिकार। जातीय धर्म वगैरह सब जातीय धर्म एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा ये विभेद है। मैं तो इसको मानता हूँ, ये पहले बनाई थी जातियाँ, ये किसी एक पहचान मात्र के लिए बनाई थी, लेकिन इसका ये दुरुपयोग करके इसको जाति विच्छेद, अनुचित, ये छुआछूत में डाल के इस जाति का ही नाश कर दिया। इस जाति को रखना चाहिए या खत्म कर देना? नहीं, जाति गणना तो होनी चाहिए। जाति जब तक नहीं होती है ना, जाति की जनगणना होती है, जाति के आधार पर जब नहीं करोगे तो अब पिछड़ा वर्ग जो है ना दबा हुआ है, जाति के आधार पर ही लोगों को दबाया जा रहा है। अब किसको दबा रहे हैं? दबा रहे हैं SC ST और ST वर्ग को दबा रहे, अल्पसंख्यक वर्ग को दबा रहे, न कि विशेष किसी और जाति को दबाया जा रहा है। इसलिए जाति का उत्थान करना ही तो व्यक्ति धर्म संकट पड़ जाता है, जाति को रखे या जाति को नहीं रखे, फिर धर्म को रखे या नहीं रखे। नहीं, जाति से रखें, ये जाति एक पहचान है। आपका नाम दिया है माँ बाप ने, आप पैदा, आपके घर में 5 बच्चे होते हैं, लेकिन आप आदमी को जैसे आप किसी को नाम से पहचाने जा रहे हो, भगवान आराम जी आपका नाम है, तो मतलब एक नाम एक पहचान है आदमी की। व्यक्ति फलाना नाम का बेटा है, फलाना उसका नाम है, फलाना उसकी जाति है, एक पहचान की तरह होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति एक मतलब विभेद होना चाहिए। अच्छा, तो फिर आप और कुछ संदेश देना चाहो तो? मैं तो यही देना चाहता हूँ संदेश के, जितने भी इस भारत देश के अंदर गरीब तबके दबे हुए हैं, उनके लिए सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करके
विशेष योजना बनाकर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जोड़ा जाए और शिक्षा पर ही ध्यान दे। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो आदमी को अर्थ से लेके अर्थ तक पहुंचा देती है। एक सवाल और रह गया था, कहीं ज्यादा स्कूलें बढ़ावा देना चाहिए या फिर रैलियों को, कार्यक्रमों को नहीं, प्रोफेशनल शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, स्किल शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जो उसमें हुनर सीखे। बेरोजगारी, अब सरकारी नौकरी तो आप जितने पढ़ रहे हैं उनको सभी को नहीं दे सकते, परंतु स्किल शिक्षा दी जाए और प्रोफेशनल शिक्षा वास्तव में दी जाए। शिक्षा ऐसी कर दी गई है कि जब बीएड की शिक्षा है सिर्फ एडमिशन तक सीमित रह गई है, नर्सिंग की शिक्षा है प्रोफेशनल की वो एडमिशन तक सीमित रह गई है, इंजीनियर की शिक्षा है वो इंजीनियरिंग में सिर्फ एडमिशन रह रही है। जितने दिन की जो शिक्षा दी जाती है इंजीनियरिंग में, चाहे वो कोर्स 5 साल का हो, 5 साल में सिर्फ एडमिशन के सिवा बच्चा उस क्लासों में जाता ही नहीं है। और बीएड का यही हाल है, टीचर बीएसटीसी का यही हाल है, उसमें भी आप सिर्फ एडमिशन के बाद में जाते हैं, उसके बाद सारा जो संस्थान है वो बंद पड़ी रहती है और सिर्फ स्कूल में नहीं आने के पैसे दिए जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हटा दी जाए, हटा कर यदि कोई भी प्रोफेशनल शिक्षा है तो वास्तविक रूप पर धरातल पर स्कूलें लगाकर, संस्थाएं लगाकर शिक्षा नीति को सुधार किया जाए। 2020 की शिक्षा नीति के तहत ये तो हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ठीक है, पर इसको धरातल पे उतारा जाए। हो जाए से होता नहीं है, करना पड़ेगा। उसके लिए जनता को भी इसकी आवाज उठानी पड़ेगी, अकेली सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं है, उसमें स्वयं अपन भी जिम्मेदार है उसमें, क्योंकि अपन भी तो जाके कह रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा ये बीएसटीसी की ट्रेनिंग में नंबर आया है, आपकी संस्थान में रहेगा और आने वाले आपके 12 महीने तक स्कूल नहीं आएगा, उसके में 15,000 रुपये आप डोनेशन दे रहे हो, इसमें इसलिए अपन भी उसमें भागीदार है ऐसा कराने में। ये तो शिक्षा नीति तो मेरा कहना है अर्थ है कि ऐसी जो शिक्षाएं हैं, जो हुनर है, जो स्किल है, उस वास्तविकता पर धरातल पर उतार के बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए।